नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा कुछ व्यक्तिगत कारणों से। और व्यक्तिगत कारण क्या ही कहूँ, हॉस्पिटल की कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हो गई थी कि वीडियोस बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। और हम आज से इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हो सके तो मुझे माफ़ करिएगा। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले हम उनका परिचय और उनकी योग्यताएं पढ़ेंगे। ठीक है कि सबसे पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में संविधान में अनुच्छेद 52, ठीक है, आपका आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यही आपके देश के प्रथम नागरिक होते हैं और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं, तो इनको क्विक डिस्कस करते हैं, बाकी डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे। आप योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए 35 ईयर्स एज। और लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी रखने वाला हो और किसी भी लाभ का पद ना हो। ठीक है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में ऐसे ना हो। ठीक है, जब इनका नामांकन होता है, ठीक है, नॉमिनेशन होता है, तो वहाँ पे आपके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक लगते हैं और जमानत राशि 15,000 आरबीआई में जमा करनी होती है। ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए पता होने चाहिए। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद बात करें आर्टिकल 53 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यही चीज यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन है। इसका बहुत आसान मतलब है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होती है। ठीक है, ठीक है, ऑल्दो वो उस पर क्या करता है कि अपने जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, तो वो प्रयोग कैसे करेगा? जो उसकी मंत्रिपरिषद है या मतलब काउंसिल है, ठीक है, उनसे जो सलाह मिलेगी उसके आधार पे वो काम करेगा। ठीक है, बस आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें कि कौन कौन होते हैं राष्ट्रपति। ये देश के प्रथम नागरिक होते हैं, ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, जो अपनी ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। ठीक, सर्वोच्च सेनापति होते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, वह तीनों सेनाओं, ठीक है, आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ठीक, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल 3 आर्म्ड फोर्सेस। सिंबल क्या, अब ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, जब बीपीएससी वगैरह क्वेश्चन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं तो वो ऐसी चीजों से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि राष्ट्रपति किस चीज का प्रतीक होता है, तो वो राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक होता है। मतलब कि ही इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। ठीक, ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल से बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा, मतलब देयर इज अ 99.9999% कि वो आर्टिकल से क्वेश्चन ना पूछे, वो आर्टिकल के अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्रिएट करेगा या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्रिएट करेगा। ठीक है, अब आर्टिकल 58 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके पास उसको निम्नलिखित उसकी योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे सिटीजन होना चाहिए भारत का, कम से कम उनकी 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की वो योग्यता रखते हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स में आमतौर पर क्या होता है कि लोगों का ध्यान इन्हीं 3 पॉइंट्स में जाता है, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स और मेंबर ऑफ लोकसभा, है ना। लेकिन एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट होता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये क्या है? वह मतलब कि कौन जो राष्ट्रपति बनना चाहता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण मतलब लोकल अथॉरिटी के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। अब ये लाभ का पद क्या है? तो इसका मतलब हो गया कि ऐसा कोई भी सरकारी पद, ठीक है, गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी जॉब या पद जिससे व्यक्ति को फायदा मिल रहा हो, मतलब सैलरी मिल रही हो, ठीक है, सैलरी मिल रही हो, भत्ते मिल रहे हो, मतलब अलाउंसेस मिल रहे हो, ठीक है, सुविधाएं मिल रही हो बहुत सारी, तो ये सारी चीजें नहीं मिले, यही है लाभ का पद, तब आप इस पद के लिए लायक होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नामांकन के लिए क्या शर्त होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा, जब भी उम्मीदवार का नामांकन किया जाता है तो आपके 50 प्रस्तावक लगते हैं और 50 अनुमोदक लगते हैं। 50 प्रपोजर्स चाहिए और 50 सेकेंडर्स
चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या रूल है, उम्मीदवार को 15,000 रुपए, ठीक है, आरबीआई में जमा करने होते हैं। और दूसरा ये होता है यदि उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता तो यह राशि जब्त हो जाती है। मतलब जब इलेक्शन होता है और वहां पे जितने भी अगर वैलिड वोट्स का 1/6 कैंडिडेट को नहीं मिलता तो ये 15,000 रुपए उसके जब्त हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ें। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, आर्टिकल 54 कहता है कि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित बातें की गई हैं। तो सरल शब्दों में निर्वाचन मंडल होता क्या है ये बात पहले याद रखिएगा। ठीक है, वे लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। ठीक है, निर्वाचक मंडल कौन होता है? ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं आपके वे लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन वोट दे सकता है। ठीक है, अब ये वो सेक्शन है कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता। यहां से बीपीएससी क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है, तो बहुत अच्छे से यहां से समझिएगा, इसको अनदेखा मत करिएगा। तो कौन वोट दे सकता है? राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। ठीक है, आपका जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसका मतलब है कि इसमें जो जनता है, ठीक है, जो जनता है वो सीधे भाग नहीं लेती, बल्कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ वोटिंग करते हैं। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। और वो कौन कौन होते हैं अभी हम इसको जानते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको समझिएगा। फिर से रिपीट करते हैं इसको। राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इस इनडायरेक्ट इलेक्शन वर्ड का मतलब है कि जनता इसमें सीधे भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पे वोट देते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कभी भी कुछ पढ़िए तो उसके सही अर्थ को जानने की कोशिश करिए। अब कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, तो जानते हैं। संसद मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जैसे दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं। ठीक है, तो केवल इनके निर्वाचित सदस्य ही यहाँ पे वोटिंग करेंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा, केवल इनके निर्वाचित सदस्य। इसी तरह राज्य विधानसभा चलें तो राज्य विधानसभा में सभी राज्यों के केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसके अलावा और कौन वोटिंग में शामिल होगा? यूटीज मतलब कि दिल्ली और पुदुचेरी के केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और उसमें भी विधानसभाओं के, ये आपको पता है ना, दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसे कब शामिल किया गया? तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन शामिल हो सकता है? संसद के दोनों सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हो सकते हैं, लेकिन निर्वाचित सदस्य यहाँ पे इसीलिए एक बार में मैंने क्लियर कर दिया है, केवल इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसी तरह ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, आई बात समझ में? स्टेट असेंबलीज में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा यूटीज से दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कौन वोट नहीं दे सकता? तो क्योंकि मैंने बताया था कि इलेक्टेड मेंबर दे सकते हैं, तो मैंने लिखा था वहां पे कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर देंगे। यही मैंने आपसे बोला ना कि सिर्फ इलेक्टेड मतलब जो चुने हुए लोग हैं, जिनको वोट दे के बुलाया गया है, वही वहां पे शामिल होंगे। तो अब जो बच रहे होंगे, जो मनोनीत होंगे, मतलब कि नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है, वो शामिल नहीं होंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ये बात याद रखिएगा, इलेक्शन की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इस चुनाव में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य मतलब जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, उसके सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड, कोई भी इलेक्शन में शामिल नहीं होंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बहुत डीप क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत अच्छे से करिएगा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं निर्वाचन की पद्धति, मेथड ऑफ इलेक्शन। आर्टिकल 55 इस बात की बात करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली द्वारा होता है, और इसमें गुप्त बैलेट मतलब गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाता है। इन सारे वर्ड्स को अभी हम आगे समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, अभी बात करें अगर हम, तो अब राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, तो आइए इसको समझते हैं। इमेज से पहले आप थ्योरी समझिए थोड़ा। अभी आपने एक टर्म सुना था एकल।
ठीक है, एकल मतलब होता है सिंगल, है ना। तो इस एकल का मतलब होता है, क्योंकि वोट एक होता है इसलिए यहाँ पे इसको एकल बोलते हैं। अभी इसके पीछे की कहानी अभी अच्छे से समझेंगे, बस आप एकल इसलिए समझिए कि वोट एक है तो इसको सिंगल बोलते हैं। और वहीं आपने एक टर्म पढ़ा था संक्रमणीय, क्या पढ़ा था? संक्रमणीय, ठीक है, या इंग्लिश में कहें ट्रांसफरेबल, ठीक है, ट्रांसफरेबल। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब एक वोट किसी दूसरे को शिफ्ट कर दिया जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है एकल संक्रमणीय, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है, क्लियर। सिंगल का मतलब होता है एक और संक्रमणीय का मतलब होता है ट्रांसफर करने लायक, ठीक है। जब एक वोट किसी दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एकल संक्रमणीय, ठीक है, प्रणाली, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब समझते हैं, बहुत आसानी से समझिएगा। सपोज आप स्कूल पे हैं और बच्चों का इलेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, और क्या होगा कि पहला चरण, ठीक है, हम बात करते हैं पहले चरण की, ये बात याद रखिएगा। इसमें होता क्या है कि आपको अपने उम्मीदवारों को जानना है, ठीक है, मीट द कैंडिडेट्स। सपोज आपके पास 3 उम्मीदवार हैं, एक का नाम राहुल है, एक का नाम प्रिया है और एक का नाम अमन है, ठीक है। ABC आपकी ये 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप इनको जानो, ठीक है। अब क्या होगा, आपने जान लिया, ये होता है आपका पहला चरण, ठीक है। इलेक्शन के टाइम पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है लेकिन बच्चों के नाम से हम कर रहे हैं। ये पहला स्टेप है कि ये हो गया राहुल, ये हो गई प्रिया और ये हो गया अमन, ये 3 लोग हो गए, ठीक। अब शुरू होगा स्टेप 2, चरण दूसरा। इसमें क्या होगा, आपको वोट देना है, ठीक है, वोट देना है और पसंद की रैंकिंग देनी है, ठीक है। अब ये पसंद की रैंकिंग का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी वोटर है ना, अब वो किसी एक को वोट नहीं देगा, ठीक। वो स्टेप 2 में क्या करेगा कि सिर्फ किसी एक को वोट नहीं देगा, वो अगर राहुल को वोट देना है, अब वो अपने मन के आदमी को वोट देगा। सपोज ये कोई बच्चा है, ठीक है, मान लिया इसका भी हमने A2 नाम रख दिया, A² जो भी रख लीजिए आप, ठीक है। इसको प्रिया पसंद है, ठीक है, तो इसने प्रिया को पहले नंबर पे वोट दिया। फिर इसने कहा कि मुझे अमन सेकंड नंबर पे पसंद है, अगर प्रिया को नहीं बनाना चाहते हो तो अमन को बनाओ, तो अमन को वोट दिया इसने। और फिर इसने लास्ट में राहुल को वोट दिया, ठीक है। तो ये होता है अपनी पसंद से एक वोट, एक आदमी 3 वोट यहाँ पे कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो एक ही वोट में 3 वोट कर रहा है। वो सीरीज से बता रहा है कि उसे कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है। वो अपनी पसंद से तीनों कैंडिडेट्स को सीरीज में सेट करके रखता है, ठीक है। तो ये आपको पहला और दूसरा स्टेप समझ में आ गया। पहले आप अपने कैंडिडेट को जानेंगे, दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उनको सेट करेंगे कि अगर आपसे कहा जाए इसको बनाना है तो पहले नंबर में इसको आप रखेंगे, फिर अगर ये नहीं बनेगा तो दूसरा इसको बनाओ, अगर ये भी नहीं बनेगा तो तीसरे नंबर में इसको रखो, ठीक है। ऐसा प्रिया, अमन, राहुल, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है, पहली गिनती और बहुमत। इसका मतलब क्या है हमारे लिए, सबसे पहले आपकी पहली पसंद की काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। और यदि किसी को सपोज जो निर्धारित बहुमत होता है, कोई अगर उस निर्धारित बहुमत से जीतता है, ठीक है, तो बात समझिएगा इसका मेरे कहने का मतलब क्या है। जब काउंटिंग होगी ना, पहले तो थर्ड चरण लिख देते हैं, ठीक है, शुरू से समझिएगा इसको। थर्ड चरण में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि सबकी जो पहली पसंद है पहले उसकी काउंटिंग होगी। सपोज एक बच्चा है, उसकी पसंद अमन है, दूसरे बच्चे की पहली पसंद प्रिया थी, ठीक है, तीसरे बच्चे की पहली पसंद राहुल थी, तो सबके पहले चरण की काउंटिंग होगी, ठीक है, पहली पसंद की काउंटिंग होगी, ठीक है। जिसको जो पहले पसंद आया पहले उनकी काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। और यदि किसी को निर्धारित बहुमत मिल जाता है तो वो जीत जाता है, ये बात याद रखिएगा। यहीं पे मतलब सबकी पहली पसंद की काउंटिंग की जा रही है कि आपने कहा कि सपोज अमन को काउंटिंग में मिले 5, प्रिया को मिले 4 और राहुल को मिल गए 6, ठीक है, पहले ही पसंद वाली काउंटिंग में। तो राहुल सबसे ज्यादा है। अब ऐसा है नहीं कि निर्धारित बहुमत से ऊपर है, ठीक है, बहुमत का कुछ होगा, हाफ से ज्यादा ही रखना होगा। तो सपोज इसको मिल गए, मैं कहता हूं इसको मिल गए 10, ठीक है, और सपोज जो निर्धारित बहुमत है वो 10 है, तो इस 10 की वजह से ये राहुल जीत गया, ठीक। आई होप ये बात भी क्लियर होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन समस्या कब आती है, राहुल को मिल गए 10 और प्रिया को मिल गए 8, ठीक है, राहुल को मिल गए 10, सॉरी ये राहुल है, ये प्रिया है और ये हमारा अमन है। अमन को बहुत कम वोट मिले, ना के बराबर बोल दीजिए कि 4 ही वोट मिले, ठीक है। तो जिसको सबसे कम वोट मिले ना, अब समस्या क्या बन रही है, सपोज आपका बहुमत 10 नहीं है, ठीक है, बहुमत आपका कोटा जो है वो और ज्यादा होना चाहिए। तो अब क्या हो गया,
जैसे सुपर वाला सीन होता है कुछ वैसा ही यहाँ पे होगा भी। तो जिसके सबसे कम होते हैं वो इस इलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है। पहले तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अमन को कर दिया गया बाहर, तुम्हारे 4 हैं, तुम जाओ बाहर। अब बचते कौन है इलेक्शन में? राहुल और प्रिया, ठीक है। लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा अपने इस स्टेप को, ठीक है। ये जो आपका स्टेप है इसमें क्या होगा कि अब यहाँ से आपका चौथा स्टेप शुरू होगा, ध्यान दीजिएगा चौथे को। तो अब जब इसको बाहर किया गया ना, ठीक है, इसको बाहर जब किया गया था तो यहाँ पे क्योंकि बहुमत नहीं साबित कर पा रहे हैं, ना तो राहुल साबित कर पा रहा, ना तो प्रिया साबित कर पा रही, तो अब किया क्या जाएगा कि इसके जो 4 वोट हैं, ठीक है, अमन ने 4 वोट डाले थे, अब इन 4 वोटों को ट्रांसफर किया जाएगा, संक्रमण, आपने सुना था ना संक्रमण। तो यहाँ पे इन 4 वोटों को इन दोनों की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन कैसे ट्रांसफर किया जाएगा? सपोज अमन को जो 4 वोट मिले हैं तो इन 4 वोटों में पहली पसंद राहुल है, 3 में पहली पसंद राहुल है और 1 में पहली पसंद प्रिया है। तो इस प्रिया के अब टोटल कितने हो गए, क्या कोई बता सकता है? इस प्रिया के टोटल हो गए 9, 8 + 1 9, ठीक है। वहीं राहुल के कितने हो गए? 10 + 3 13। तो 9 और 13 ज्यादा है तो राहुल जीत गया। इसे हम एक बार और समझते हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पे हौच पौच हो गया लिखने पे मुझे, बहुत ध्यान से समझिएगा। राहुल को मिले 10 वोट, ठीक है, प्रिया को मिले 8 वोट और अमन हो गया बाहर, इसको मिले थे 4 वोट, ठीक है। इन 4 वोटों में, ठीक है, इन 4 वोटों में भी सबकी पसंद लिखी हुई है ना। तो इसमें से जो 3 वोट हैं उन्होंने कहा कि हमारी पहली पसंद है राहुल, मतलब दूसरे नंबर पे पसंद है हमें राहुल। पहले नंबर पे तो अमन पसंद था, अमन बाहर हो गया, तो उनकी जो दूसरी पसंद थी वो राहुल था। लेकिन एक वोट ने कहा कि मुझे प्रिया पसंद है, ठीक है, सेकंड नंबर में, अगर अमन को नहीं बनाना तो प्रिया को बना लो। तो ये 1 वोट प्रिया को जाएगा और ये 3 वोट राहुल को जाएंगे। अब 10 + 3 13 होता है, ठीक है, और 8 + 1 9 होता है, तो ऑब्वियसली 13 ज्यादा है, तो इस तरह से राहुल जीत गया। तो 1-1 वोट ट्रांसफर हो गया, यही है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत आसान तरीके से हमने समझाया है। इसके बाद बात करते हैं महाभियोग के बारे में, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और क्यों हटा, वो आधार बताने हैं हमको कि किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के आधार पर हटाया जा सकता है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उसके आधार पर इंपीचमेंट के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। अच्छा, ये पॉइंट भी याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान का उल्लंघन शब्द परिभाषित ही नहीं किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। इनिशिएशन, ये शुरू कैसे होता है? तो महाभियोग जो होता है, इंपीचमेंट का प्रोसेस संसद के किसी भी सदन में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। प्रस्ताव आप दोनों जगह ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जाइए, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। बस एक बात का आपको ध्यान देना है कि आरोप लगाने से ठीक 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी और इस नोटिस पर उस सदन के जिस हाउस पे ले जाया जा रहा है, लोकसभा या राज्यसभा, तो उस हाउस के कम से कम 1/4 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, तभी ये सही माना जाएगा, ठीक है। इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू होगा। आगे बात करें तो ये पारित कैसे होता है? महाभियोग के प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, ठीक है, अलग अलग तरीके से, ये पॉइंट याद रखिएगा बीपीएससी के लिए, कि 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। अलग अलग सदनों में 2/3, ठीक है, 2/3 टोटल मेंबरशिप्स के उससे पास होना चाहिए, ठीक है। ये कैसा प्रोसेस है? तो ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। इसमें संसद, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि जो संसद के मनोनीत सदस्य इलेक्शन में नहीं शामिल हो रहे थे ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स, लेकिन वो यहाँ पे इंपीचमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा इसके। और लेकिन राज्य विधानसभा के सदस्य अभी भी भाग नहीं लेंगे, ठीक है। पद की रिक्तता, पद कैसे रिक्त होगा तो समझते हैं इसको। या तो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए राष्ट्रपति का, या तो अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को दे दें, संबोधित करते हुए दे दें, ठीक है, या तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाए, इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू किया जाए, या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या फिर उनका जो इलेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर दे। ये इतने तरीके हैं जिससे राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। कैसे? 5 साल पूरे हो जाएं तब खाली हो जाएगा, वो तो एक लाजमी सी बात है। इसके अलावा या तो वो अपना रेजिग्नेशन दे दें, किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करके देंगे, ठीक है। फिर
रिमूवल या तो इम्पीचमेंट प्रोसेस हो और उसके थ्रू वो हट जाएं, या फिर उनकी डेथ हो जाए, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन मतलब सुप्रीम कोर्ट उस इलेक्शन को ही अवैध घोषित कर दे और सिर्फ इनके इलेक्शन में अगर कोई इंटरफेयर करेगा, अगर वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, उसको अगर लगता है कोर्ट को कि धांधली हुई है या कमी कुछ रह गई है, तो वो दोबारा से इलेक्शन के लिए बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब पद भरेगा कैसे? सपोज पद खाली तो कर दिया आपने, भरेंगे कैसे? तो टाइम लिमिट होती है। यदि पद मृत्यु, इस्तीफे या निष्कासन के कारण खाली होता है तो उसे विदिन 6 मंथ उसको फिल करना ही होगा। ठीक है, 6 महीने के भीतर चुनाव कराना ही है आपको, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, जब पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अब इनकी सैलरी वगैरह से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में आएगा, तो मैंने वो चीज़ें मेंशन नहीं की हैं। इसके बाद तो वाइस प्रेसिडेंट के अलावा कौन बन सकता है? अगर सपोज वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, एब्सेंट हैं, कहीं चले गए हैं या निपट गए हैं, सॉरी फॉर दैट, मतलब वो है नहीं, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। और ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है। एम हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। महाभियोग का अनुच्छेद 61, त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। कितने दिन का नोटिस? 14 दिन पहले आपको नोटिस देना है। अब राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य अनौपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे वो औपचारिक रूप से ऑफिशियली प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, ये किसकी किसकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ये इतने याद रखिएगा। वैसे आप इसके अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ है, पर आपको सारा नहीं पढ़ना है, आपको अपने एग्जाम में स्पेसिफिक पढ़ना है। आपको प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की अपॉइंटमेंट ये करते हैं। ठीक है, ऑल्दो वो जीत के आते हैं पर अपॉइंटमेंट यही करते हैं। अटॉर्नी जनरल, सीएजी की, ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, आजकल बड़ा वो भी चल रहा है ज्ञानेश कुमार जी को लेके। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी कमीशंस, वह एससी एसटी और ओबीसी के आयोगों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, कर सकते हैं। बस इतना, आपको इतना ही अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, अब कुछ इनकी विधायी शक्तियां हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब उनकी विधायी शक्तियों में क्या क्या आता है? समन या प्रोरोग, मतलब वे संसद के सत्र को बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, या उसको प्रोरोग स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टाल सकते हैं। ठीक है, अवॉइड कास्ट, ये सब कह सकते हैं। ठीक है, कास्ट असाइड करना मतलब प्रोरोग करना। ठीक है, डिसॉल्व लोकसभा, वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ नियम होते हैं। ठीक है, पर ये उनकी विधायी शक्तियों हैं। ठीक है, इसके बाद वो जॉइंट सेटिंग बुला सकते हैं। आर्टिकल 108 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गतिरोध की स्थिति में वो संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। नॉमिनेशन, वे 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आजकल नहीं कर रहे हैं। और प्रायर परमिशन, कुछ बिल जैसे संसद को पेश करने के लिए राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसका क्या मतलब है? सॉरी फॉर दैट। प्रायर परमिशन, कुछ बिल जैसे मनी बिल को संसद में, ठीक है, आप मनी बिल बस याद रखो, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। मनी बिल को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की जो पूर्व अनुमति है वो आवश्यक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, धन विधेयक, क्या फाइनेंशियल पावर क्या होती है राष्ट्रपति की? धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश मतलब प्री रिकमेंडेशन से ही संसद में पेश किया जा सकता है। आर्टिकल 110, ये पॉइंट याद रखिएगा। और बजट, यह सुनिश्चित करते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के सामने रखा जाए। ठीक है, ये याद रखिएगा। कंटीजेंसी फंड, भारत के आकस्मिक निधि से अग्रिम धन दे सकते हैं, ये आर्टिकल 267 है। वैसे ही आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर ये पूछ सकता है कंटीजेंसी फंड से कौन धन एडवांस में दे सकता है, तो वो राष्ट्रपति दे सकते हैं। ठीक है, पर आर्टिकल फिर भी याद रख लीजिएगा। फाइनेंस कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आर्टिकल 280 कहता है कि हर 5 साल में ये एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये जजेस के अपॉइंटमेंट करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, एडवाइजरी पावर, यह किसी कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये सलाह ले सकते हैं लेकिन मजबूर नहीं है कि मुझे इस कोर्ट की बात माननी है। आर्टिकल 143। पार्डनिंग पावर, क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72 कहता है कि उनके पास क्षमादान की शक्ति है, वो मृत्युदंड या डेथ सेंटेंस को भी माफ कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर्स और मिलिट्री पावर होती हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये रक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कमांडर हैं। ठीक है, कमांडर इन चीफ शायद मैंने बोला था, नहीं, सुप्रीम कमांडर हैं ये। ठीक है, तो ये युद्ध की घोषणा करते हैं और शांति की भी घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटीज, ये अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते जो भी हम करते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। आपातकालीन शक्तियां हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको याद करना जरूरी है, बस इनके नाम बस याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ठीक है, आज तक वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। वीटो शक्ति, आर्टिकल 111, 111,
ये क्या होता है? कुछ वीटो पावर्स हैं। जब संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, विधेयक को पूरी तरह सुरक्षित रखना, ठीक है, मतलब मंजूरी न देना, अपने पास सुरक्षित रख लेना, वो होता है एब्सोल्यूट वीटो। इसको शायद कहते हैं अत्यंतिक वीटो हिंदी। तो जब विधेयक को पूरी तरह सुरक्षित रखना हो, अपनी मंजूरी ना देना हो, तो एब्सोल्यूट वीटो यूज होता है, और इसको 1954 में आपके जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद आता है सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो मतलब कि निलंबनकारी वीटो, मतलब विधेयक को आप पुनर्विचार मतलब रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं, ये पावर आपके पास होता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि अगर उन्हें नहीं सही लग रहा तो विधेयक को या किसी भी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ, ठीक है, बात समझिएगा, पुनः किसी संशोधन के बिना या संशोधन के साथ वापस उनके पास भेजा जाता है तो वो बाध्य होते हैं, ठीक है, कि वो अब उनको बताना ही पड़ेगा, अब उनको पास करना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा होता है। इसके बाद आता है पॉकेट वीटो, सबसे शानदार वीटो है। विधेयक पर ना तो सहमति देना और ना ही उसे वापस करना, मतलब अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना। पॉकेट वीटो क्या होता है? देखिए बात समझिएगा, संविधान में कहीं ऐसा तो है नहीं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि मतलब कोई समय सीमा हो कि आपको इतने टाइम पे विधेयक के बारे में अपना निर्णय देना है, ठीक है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल वो आसानी से कर सकते हैं। और 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह थे, ठीक है, जैल सिंह, उन्होंने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम को इस वीटो के तहत ही क्या किया था, अपने पास रख लिया था। इस विधेयक को अपने पास रख लिया था और बाद में उनकी शायद मृत्यु हो गई या ऐसा कुछ हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, ऐसा कुछ था, तो वो बाध्य नहीं होते हैं। बल्कि अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में 10 दिनों के भीतर राष्ट्रपति को विधेयक जो है पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है, लेकिन अपने भारत में इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है समय की, ठीक है। तो ये होता है आपका पॉकेट वीटो, ठीक है। इसका यूज जैल सिंह जी ने किया था 1986 में, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इसमें यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया पर फिर भी आपको बता देता हूँ। जो भी आपके संविधान संशोधन होते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट होते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो उनके लिए नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक। अब आप क्वेश्चंस को देखेंगे ना तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आज तक आए हैं एग्जाम में, ठीक है। ये इस पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। पढ़ना सब कुछ जरूरी है लेकिन क्वेश्चंस बहुत बेसिक आते हैं। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 61। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को। ज्यादातर आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है, इस एग्जाम में। और संसद की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेटिंग कौन बुलाता है, भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। किसके तहत बुलाते हैं, आप ये कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्या आज भी इनका मनोनयन किया जा रहा है, ठीक है, नॉमिनेशन किया जा रहा है, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो बिहार से थे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो वहां पे ऑप्शन था, तो विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कौन भाग लेता है, आपको ये रिकॉल होना चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा से केवल इलेक्टेड मेंबर्स और स्टेट असेंबलीज के केवल इलेक्टेड मेंबर्स और दिल्ली और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड मेंबर्स। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको पीडीएफ भी यहीं मिलेगी। ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों बाद मैंने क्लास बनाई है। आई होप आप के अंदर पेशेंस होगा मेरे साथ साथ भी। प्लीज़ सपोर्ट रखिएगा अपना, और फ्यूल योर फ्यूचर विल लर्न विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।